वेदर की बात करें तो मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर प्रिवेल हो रहा है और जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 60 अंश ईस्ट और 34 अंश नॉर्थ पे परसिस्ट कर रहा है ट्रफ के रूप में। और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नया फ्रेश जो 4 जनवरी को नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर फॉर्म होना है। इसके कारण जो है कुछ चेंजेज आएंगे और अभी जो टेम्परेचर में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने वाले दिनों में देखी जाएगी। और अभी जो टेम्परेचर है राजगढ़ में 5.6 मिनिमम प्राप्त हुआ है और अमरकंटक जो है उसमें 4.4 है। और जो कोल्ड डे की बात करें तो रायसेन, राजगढ़, नौगांव, छतरपुर में कोल्ड डे है और सीवियर कोल्ड डे टीकमगढ़ में रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी में अधिकतम तापमान 22.6 था और न्यूनतम 9.6 और कुछ जगह जो है कि फॉग की वार्निंग भी दी गई थी और अभी कुछ जगह फॉग प्राप्त हुआ है, खासतौर से ग्वालियर और चंबल डिवीजन और इधर छतरपुर। नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे सर्दी का सितम। दरअसल गरीबों के लिए सर्दी का सितम होता है और अमीरों के लिए सर्दी एक तरह से उत्सव का मौसम होती है। इसीलिए जहां बर्फ़ पड़ रही है वहां देखिए कि चक्का जाम हो रहा है, शहर फुल हो रहा है, हाउसफुल के बोर्ड लग गए हैं। जितने राज्य हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, वहाँ बर्फ़बारी हो रही है और उस बर्फ़ में जो ठंडक आ रही है उससे लोग लुत्फ लेने के लिए वहाँ यात्राएं कर रहे हैं, टूरिज़्म जा रहे हैं, टूरिज़्म हो रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो पहाड़ों के बाद तराई में ठंडक आती है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ ये सर्दी सितम ढाएगी। अभी तो शुरू हुई है सर्दी, नए साल की शुरुआत में हम कह लें नए साल की पूर्व संध्या पर सर्दी ने तेवर दिखाना शुरू किए हैं और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते भर बाद सर्दी अपने पूरे रंग पर आएगी। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर सर्दी ये जो मौसम है, मौसम के साथ पर्यटन है और पर्यटन के साथ नए साल का उत्सव है। इसी पर विस्तार से बात की आखिर खेती किसानी में क्या हो रहा है, शहरों में क्या स्थिति है, क्या एहतियात बरतें, सर्दी के साथ फसलों के लिए क्या दिक्कत हो सकती है। तो कुल मिलाकर वो सब बातें जो आम जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, आज बखबर में उसी पर चर्चा होगी। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं गांव देहात से जुड़े और जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करते हैं योगीराज जी आपके साथ। ये जो सारा मामला कहीं ना कहीं ये बताता है कि सर्दी भारत में कह सकते हैं कि प्रकृति का उपहार है, क्योंकि मौसम हमारे यहाँ तीनों मौसम है, सर्दी भी है, बारिश भी है और गर्मी भी है। तो गर्मी भी अपना कहर बरपाती है। गर्मी में जब तापमान होता है तो लोग झुलस जाते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है। पानी का संकट होता है और उसके साथ साथ बीमारियों का भी एक तरह से अटैक होता है। कमोवेश यही स्थिति सर्दी में है। सर्दी में देखिए कि मौसमी बुखार का असर है, इसके साथ लोग सर्दी जुकाम और गले के इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं और ये एक तरह से बुखार की शुरुआत होती है। तो बहुत सारी बातें हैं। आपको बताएं कि इस सर्दी में सबसे खास बात यह है कि जब बारिश होती है तो खेती के लिए ये अमृत होता है। आम भाषा में इसको मावठा कहते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम इस पूरे मुद्दे पर रमेश सिंह जी के साथ। रमेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मुझे सुन रहे हैं। दरअसल नदियों के किनारे, पहाड़ों पर सर्दी का मौसम जो है वो टूरिस्ट के लिए उत्सव लेकर आता है, लेकिन हमने कहा कि गरीबों के लिए भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। उन्हें कंबल बांटने की ज़रूरत है, उनको गर्म रजाइयाँ देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो लोग बीमार हो जाते हैं, झुग्गी बस्ती की बात करें, गरीबों की बात करें, उनको इलाज की दरकार है। और घरों में जो बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र 70 के पार है, उनके लिए सर्दी में एहतियात का बरतने की ज़रूरत है। और कमोबेश यही स्थिति बच्चों के लिए भी है। जो बच्चे अभी 1 साल के हैं वो सर्दी के शिकार ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो उनके जीवन का पहला मौसम होता है 1 साल के बच्चों के लिए। तो घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो ज़रूर बताएंगे कि किस तरह से छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाए, उनको सर्दी से बचाया जाए। तो आप बताइए कि गांव देहात में जो थोड़ी बारिश भी हुई है मध्य प्रदेश में, खेती के लिए कैसा है और इस मौसम में क्या उम्मीद है कि ये जो सर्दी है क्या इससे पाला पड़ेगा? अगर पाला पड़ेगा तो बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं?
अगर एक किसान के नाते आप बताएं तो जरूर साझा करें हमसे। राघवेंद्र जी, 2-3 रोज पहले जो बारिश हुई थी वो इतनी भीषण थी कि पूरी बरसात भर इतनी बारिश नहीं हुई, इतनी बारिश हुई थी। और इस बारिश के मिश्रित रिजल्ट है, कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदा भी है। नुकसान ये है कि जो बोनी 3-4 रोज पहले हुई थी वो बोनी लगभग खत्म हो चुकी है। वो दाना जो है वो सड़ चुका, सड़ जाए, या तो सड़ गया है, सड़ जाएगा। तो अब फिर से उस खेत में बोनी करने के लिए, क्योंकि बारिश तेज थी तो जो पानी है वो गहराई तक बैठा है, कम से कम 10 से 15 दिन में जमीनों में बतर आएगी। तो 15 दिन बोनी लेट हो गई, क्योंकि इस समय जो लेट होती बोनी तो उसका उत्पादन पे बहुत असर पड़ता है। एक एक दिन के लेट होने का असर पड़ता उत्पादन पे। दूसरा नुकसान ये होगा किसान को कि जो गेहूं बोने के लिए फिर से उसे गेहूं खरीदना पड़ेगा, वो लागत बढ़ जाएगी। उर्वरक खरीदना पड़ेगा, वो लागत बढ़ जाएगी। इसके बाद उधर लेट जब होगी तो पशुओं का नुकसान होता। गेहूं लेट जब कटते हैं तो पशु बहुत परेशान करते हैं। तो इस तरह से ये यानी खेत में जो फसल होती है, अगर वो फसल देर से पकती है और देर से कटती है तो फिर जो मवेशी होते हैं वो खेतों में घुसते हैं और फसलों को चरते हैं, नुकसान करते हैं। अगर फसल लेट बोई जाए तो फिर वो कटती भी लेट है, ये दिक्कत आती है जी। हाँ जी। अच्छा, उसका उत्पादन भी गिरता, भले ही वो पक भी जाए ना तो उसके उत्पादन में बहुत गिरावट आती, एक एक दिन का अंतर पड़ता। दूसरा, जो गेहूं उग चुका था तो वो मुश्किल से हफ्ता 10 दिन की, मतलब उसका पहले हुई थी वो थोड़ा होगा था, तो उसमें प्रथम दृष्टया लाभ प्रतीत होता है। लेकिन राघवेंद्र जी, ये एक मौसम का जो असर होता है, इसके रिजल्ट समझते वैसे नहीं आते। हो सकता है ये इसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा पानी के कारण रुक जाए। अगर ये पता पड़ेगा 15 दिन के बाद कि अगर उसकी ग्रोथ सही हो रही है तो फायदा हुआ है। रमेश जी, कह सकते हैं कि जो फसल की बुआई दिवाली के आसपास हो गई है उसको फायदा है, और जो फसल अभी बोई जा रही है धान काटने के बाद, या और जो खरीफ की फसल है उसको काटने के बाद जो बोनी अभी हो रही है दिसंबर में, या जो नवंबर के आखिरी में बोनी हुई है, मुझे लगता है कि उस नवंबर के आखिर की बोनी को तो फायदा होगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें दिसंबर में जो बोनी 15 दिसंबर को, 20 दिसंबर को हुई है, या और अपन मान लें 2-4 दिसंबर को हुई है, तो 20-25 दिन की जो फसल है बोनी की उसको नुकसान है, और नवंबर या दिवाली की जो बुआई है उसको फायदा है। नवंबर दिवाली की जो बुआई है, चाहे वो चने की हो चाहे गेहूं की हो, उसमें तो बहुत फायदा। उसको तो मतलब जो सिंचाई का जो फायदा होना था वो पूरा मिल चुका है। लेकिन ये जो हफ्ता 10 दिन की जो फसल है, इसमें जैसे जो अभी 2-3 दिन पहले की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसके पहले की बोनी है, तो उसमें क्या हुआ, धान के खेतों में बुआई हुई थी तो धान के खेतों में ढाल नहीं होता, तो उसकी वजह से जल भराव हो गया है। तो अगर गेहूं बड़ा भी था तो वो गल जाएगा, तो उसकी फिर से बोनी करनी पड़ेगी। तो ये इसके जो कृषि फसल है इस पर मिश्रित प्रभाव है। दूसरा नुकसान इसका ये हुआ है कि पानी बरसात इतना था कि खलिहानों में बना नहीं, तो जो छापे लगे हुए थे, ढेर लगे हुए थे धान के, नीचे भी पनी थी ऊपर भी पनी थी, बावजूद जब खेत में जो खलिहान में पानी नहीं बना तो वो पानी अंदर घुस गया था। तो उसकी पलटी हो रही है, लेकिन पलटी के बावजूद भी दाना खराब हो जाता। एक ढेर में 8-10 क्विंटल का नुकसान होना मतलब स्वाभाविक है। तो एक वो नुकसान हो जाएगा। 8-10 क्विंटल का नुकसान एक किसान के लिए बहुत ज्यादा होता है, 20-25 हजार का पड़ जाता है। अच्छा, इसके बाद अब ये डर है कि मौसम साफ हो रहा है तो ये ठंड बहुत तेज पड़ेगी, जो फाग है वो भी होगा, ठंड भी बहुत तेज होगी, शीत लहर होगी, तो पाला पड़ने की संभावना है। जब पाला पड़ता है तो जो दूसरी जो गेहूं की फसल है उस पर तो अभी कोई फिलहाल असर दिखेगा नहीं, लेकिन चने की फसल है, तुअर की फसल है और जो दलहन फसलें हैं उन पर नुकसान होने की संभावना। फूल चला जाता है, अगर फूल चला गया तो पैदावार में मतलब गिरावट आ जाती है। बिल्कुल इस तरह से ये इस बरसात के जो नतीजे हैं वो मिश्रित है। अच्छा, वर्षा कम होती तो फायदे ही फायदे थे। एकदम बारिश ज्यादा हो गई है और उस वजह से जो ताजा बोनी है हफ्ते 10 दिन की उसको नुकसान है। लेकिन दिवाली के आसपास जो बोनी हुई है अक्टूबर नवंबर के बीच की बोनी, उसके लिए तो ये अमृत है। लेकिन सीधी सी बात है कि अमृत तब है जब आपने पहले बुआई कर दी, अभी की बुआई के लिए नुकसान है। किसान के लिए तो अभी दिक्कतों का समय है,
लेकिन जो शहर के लोग हैं उनके लिए उत्सव का समय है। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी बीच में एक दौर आया था सर्दी का, और अभी ये जो उम्मीद थी कि सर्दी का दौर बढ़ेगा, लेकिन कल रात से थोड़ी सी सर्दी बढ़ी है। मध्य प्रदेश में तापमान का पारा जो है वो 10 से 25 डिग्री के आसपास झूल रहा है। दिन में ये 20, 22, 25 तक पहुंच रहा है और रात के समय ये 12 से 10 डिग्री के बीच है। यानी अब तापमान 10 के भीतर जब आएगा तो फिर ठंडक जो है वो ठिठुरन में बदल जाएगी, कड़ाके की सर्दी की शुरुआत हो जाएगी। उसके लिए योगीराज जी, जो शहरों का मामला है वहाँ अलाव जलाए जाते हैं, लोगों को, गरीब लोगों को कंबल बांटे जाते हैं, रैन बसेरों में रजाइयाँ भी लोग, जो सामाजिक संस्थाएं वो बांटती है, और मरीजों के इलाज की भी इसमें दरकार है। आपकी राय की ये जो मौसम है वो टूरिज्म का भी है, उसके साथ साथ ये फसल के लिए चिंता वाला भी है, क्योंकि अगर खेत गीले होते हैं तो पलेवा करने, माने जो खेत सूखने, बोनी के लायक खेत को समय देने में हफ्ते 10 दिन और लगेंगे। तो जैसा रमेश सिंह जी बता रहे थे कि एक एक दिन अगर बोनी लेट होती है तो उत्पादन पर फर्क आता है। मैं रमेश जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि एक एक दिन नहीं रमेश जी, अगर एक एक घंटे भी बोनी लेट होती है तो उसके उत्पादन पर फर्क आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये किसानों के लिए, जिनकी बोनी अभी ताज़ी थी, उनके लिए संकट का समय है, और जिनकी बुआई पहले हो गई थी, गेहूं, चने और मसूर की बात करें, उसके लिए तो अमृत है। आपकी राय, ये टूरिज्म के लिए कैसा है, और ख़ासतौर से जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनके लिए कितना सावधानी बरतने वाला है? देखिए राघवन जी, पूरा देश इस समय जो है नए साल के जश्न में डूबा हुआ है, और मौसम ने इस जश्न में चार चांद लगाए ज़रूर हैं, लेकिन ये उतना ही चिंताजनक भी है। जैसे ग्रामीण अंचलों से जो खबर आ रही है कि फसलों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, ठीक वैसे ही पर्यटन के मामले में भी राघवन जी ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं जी। आप देखिए, भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि करीब 65-70 हज़ार लोग पर्यटक पहाड़ों में फंसे हुए हैं। तो बर्फबारी जहाँ आपको आनंद तो देती है, लेकिन ये दिक्कतें भी बढ़ाती हैं। और हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल गया है कि जब बढ़िया बढ़िया तस्वीरें मीडिया में दिखाई जाती हैं, बर्फ़ गिरती हुई तस्वीरें दिखाई जाती हैं, तो लोग बिल्कुल सैर करने निकल पड़ते हैं पहाड़ों की ओर। लेकिन आपका सैर करना, निकलना पहाड़ों की तरफ, ये आपके लिए हो सकता है एडवेंचर हो, लेकिन ये आपके लिए मुसीबत भी बन रहा है, और इस साल ये ज़्यादा बन रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि ये जब वहाँ पर्यटक वहाँ जाते हैं, निश्चित तौर पर घूमते फिरते हैं, आनंद मनाते हैं, एक दूसरे पर बर्फ़ फेंकते हैं जी। और अब बर्फ़ इतनी है पहाड़ों में, 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 फीट तक वहाँ बर्फ़ जमी हुई है। वाहनों का आना जाना मुश्किल हो गया। प्रशासन अपील कर रहा है कि पहाड़ों पर ना जाएं। तो ये थोड़ी सी, यदि आप घर छोड़ रहे हैं इस मौसम में, ख़ास तौर पर जो बदलता हुआ मौसम है, तो थोड़ी सी सावधानी आप लोगों को भी रखने की ज़रूरत है। मौसम, बारिश हुई है, मौसम अच्छा हुआ है, बर्फ़बारी हो रही है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये चिंताजनक है और उसने टेंशन बढ़ा रखी है पूरे पहाड़ी इलाकों में। जगह जगह जाम की तस्वीरें हैं, कई पर्यटकों को 2-2, 3-3 रात अपनी गाड़ियों में बितानी पड़ी। तो नए साल के जश्न में ऐसा ना हो कि हम मुसीबत में फंस जाएं। और दूसरी बात ये कि ये जो शरीर है अब कोरोना की मार खाया हुआ है। 2020-21 की बात करें तो कोरोना काल में लोगों के लंग्स कमज़ोर हो गए थे, शरीर कमज़ोर हुआ, और उसने जो दवाएं खाई है उस समय और जो वैक्सीन लगी है, उसके साइड इफेक्ट में शरीर की कई चीज़ें कमज़ोर हुई है, कई हिस्सों पर कमजोरी आई है। तो शरीर कोरोना की मार खाया हुआ पूरी दुनिया में। हिंदुस्तानियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह नया साल जरूर है, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। जरूर पहाड़ पर जब बर्फ़ गिरती है तो लोग रोमांचित हो जाते हैं और बर्फ़ की तरफ जाते हैं पहाड़ों में जश्न मनाने के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे रूई की बारिश हो रही है। जितना तापमान नीचे जाता है वहाँ लोग आनंद लेते हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि आप अपने शरीर और सेहत का ध्यान रखें, तभी पहाड़ों पर जाएं। और पहाड़ों की भी एक लिमिट है, वहाँ व्यवस्था करने वाले जो लोग हैं, चाहे प्रशासन है, उसकी भी एक सीमा है। कई जगह तो मैंने कहा ना कि हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए हैं कि आप मत आइए, क्योंकि शिमला की बात करें तो वहाँ बताते हैं कि एक दिन में 80,000 पर्यटक पहुँचा, हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचा नैनीताल में। जम्मू श्रीनगर की बात करें तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ -10 तक टेम्परेचर चला गया है। उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और उसके बाद जो तलहटी में जो हवाएं आ रही है, जो दिल्ली की हवाएं इधर मध्य प्रदेश की तरफ आ रही है, यूपी की तरफ आ रही है, तो ये कड़ाके की सर्दी में तब्दील होंगी, लोगों को ठिठुरन पैदा करेगी। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को भी एहतियात की ज़रूरत है और घर के जो लोग हैं उनको भी। नागेंद्र जी, आप तो दिल्ली में हैं और दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ सारी पहाड़ियों का असर आता है। जब भी जम्मू कश्मीर की हवाएं चलती हैं,
हिमाचल की हवाएं होती है, उत्तराखंड की हवाएं, वो दिल्ली से गुजरती हुई आती हैं। तो एक राहत की खबर हो सकती है कि वहाँ का जो प्रदूषण है वो थोड़ा सा घटेगा बारिश की वजह से, लेकिन ठंडक बढ़ेगी और उसमें फसलों को खतरे भी हैं, फायदे भी हैं, लेकिन सेहत को तो ज़रूर नुकसान है। इसमें ज़रूरत है, जो बच्चे हैं और बूढ़े, जवान तो उसको मुकाबला कर पाएंगे। मौसम और टूरिज्म, इसमें एहतियात कितनी बरतना चाहिए, आपकी राय? नागेंद्र जी। देखिए, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों में और अलग अलग वर्ग के लोगों में अलग अलग तरह की चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। दिल्ली और एनसीआर के आसपास के लोग जहाँ इस बात से राहत पा रहे हैं इस बारिश के बाद में कि कम से कम दम घोटू जो वातावरण था, जहरीली हवाएं थी, उनसे उन्हें मुक्ति मिली। तो एनसीआर के आसपास और दूसरे इलाकों में जो ग्रामीण और कृषि वाले क्षेत्र हैं, उनमें 2 दिन तक हुई लगातार ज्यादा बारिश और ओलावृष्टि भी हुई है। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है, जिनसे फसलों को नुकसान पहुंचा है। स्थिति ये है। पर्यटन को लेके देखिए, मौसम में जब जब तब्दीली आती है, बर्फबारी होती है तो शहर का एक वर्ग है जो पहाड़ों की ओर भागता है। उसके लिए एक बहुत रोमांचकारी अनुभव होता है बर्फबारी के बीच में आनंद लेने का। और एक नया क्रेज ये बना है कि सर्दियों में भी लोग वहाँ कुल्फी खाते हैं। शहर का एक वर्ग ऐसा भी है जी। जो सर्दियों में कुल्फी का आनंद लेना चाहता है। और दूसरी तरफ निम्न आय वर्ग के लोग या वो जो निराश्रित है, जिनके पास घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए सर्दी कहर बरपाने वाली है, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो सोचते हैं कि वो सूर्य देवता को याद करते हैं कि सूर्य निकले, सर्दी का प्रकोप कम हो और हम ठंड से बचे, हमारी जान बचे। और आपने जैसा शुरुआत में कहा कि नवजात शिशुओं के लिए और बुजुर्गों के लिए तो ये विशेष एहतियात का मौसम होता है, जिसमें उन्हें एहतियात बरतना होता है। हाँ, मौसम को लेकर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मौसम में आप ग्लोबल वार्मिंग कहिए, जलवायु परिवर्तन करिए, उसकी तरह से जिस तरह हमको देखने को मिलता है कि सर्दी का मौसम लगातार कम होता जा रहा है। कुछ वर्ष पहले जो अक्टूबर के आखिर में सर्दी आहट देती थी अपनी और फरवरी तक वो होता था, अब कम से कम दिल्ली, एनसीआर और इस क्षेत्र के लिए तो वो कोई 25 दिन का मुश्किल से सर्दी का मौसम रह गया है करने के लिए। और इससे फसल चक्र भी प्रभावित हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा फसल चक्र को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। पर्यटन की दृष्टि से ये चीज जरूर हो सकती है कि जिसके लिए कहा गया, पर्यटन के लिए यह माना गया है विश्व स्तर पर कि 2025 में दूसरा सबसे बड़ा जो उद्योग होगा वो पर्यटन ही होगा। और हमारे यहाँ पर्यटन की स्थिति काफी अच्छी हम इसलिए मान सकते हैं कि जो जीडीपी में करीब करीब आप ये मान के लिए 6-6.25% का योगदान देता हो और जो रोजगार में भी 8% से ज्यादा जिस क्षेत्र का योगदान रहा हो, तो पर्यटन वैसे निहायत जरूरी है आपकी जीडीपी को बढ़ाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के विकास के लिए और पूरी दुनिया को जानने के लिए भी। जब एक दूसरे देश से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं या एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वो संस्कृति को, परंपराओं को आपस में जानते हैं, देश के साथ एक अच्छी तरह जुड़ पाते हैं। इस मायने में तो पर्यटन अच्छा लगता है। लेकिन मौसम का ये जो चक्र है, अचानक ही ज्यादा बारिश, अचानक ही ओलावृष्टि, अचानक ही बहुत लंबे टाइम तक गर्मी रहना, ये थोड़ा चिंता जरूर पैदा करता है कि अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग होती रही, जलवायु परिवर्तन होता रहा, तो आने वाले 10 वर्षों बाद क्या स्थिति रहेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल हम मध्य प्रदेश पे फोकस करें तो आपको बता दें कि भोपाल की जो तासीर है, इस बार दिसंबर में 58 साल का रिकॉर्ड सर्दी ने तोड़ दिया है। तापमान जो है 15-16 दिसंबर की रात को भोपाल में 3.3 तापमान रहा, जिससे बहुत ही ठिठुरन और कड़ाके की सर्दी थी। इसके बाद अगर हम और पीछे जाएं तो नवंबर के महीने में भोपाल में 36 साल का सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया। तो अभी जो स्थिति है वो 58 साल का, 36 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। लेकिन आज की बात करें तो सर्दी से थोड़ी सी राहत है, लेकिन कल से ऐसी विशेषज्ञों ने राय दी है कि सर्दी बढ़ेगी और फिर ये एक हफ्ते बाद परवान चढ़ेगी। तो हमें लगता है कि इसमें लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। रमेश जी, आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि गांव में तो ठीक है, शहरों में दरअसल हीटर लगाए जाते हैं कमरों में, हीटर से ऑक्सीजन कम हो जाती है। सिगड़ी लोग जलाते हैं, सिगड़ी, ताकि गर्माहट रहे, उससे भी ऑक्सीजन कम होती है। और कई बार तो ऐसे हादसे होते हैं कि अगर रूम में आपने सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और हीटर को रात भर अगर आपने चला दिया तो ऑक्सीजन की कमी से लोग बेहोश हो जाते हैं और कई बार तो जान तक चली जाती है। और सिगड़ी जो जलाते हैं, खासतौर से झुग्गी की बात करें, छोटे कमरों में जो लोग काम करते हैं, वहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सांस में जो है घुटन पैदा होती है और कई बार ऐसे दुखद घटनाएं मिलती हैं कि लोग
बीमार पड़ गए या उनकी जान चली गई, तो मुझे लगता है कि इसमें चौतरफा एहतियात बरतने की जरूरत है। रमेश जी, आपकी राय? राघवन जी, गांव में तो खैर लोग धूप पे निकल जाते हैं और एक मंजिला मकान होते हैं, लेकिन शहरों में ये समस्या बहुत रहती। बहुमंजिला इमारत होती है, कम से कम 2 मंजिला होती, तो उसमें ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। ठंड जब ज्यादा पड़ती है तो उसमें स्वास्थ्य से संबंधित जो इश्यूज है वो पैदा होते। तो गाँव शहरों में एक ही सहारा है कि वो हीटर वगैरह जलाएं, लेकिन उसमें सावधानी बरतें। जहां तक अभी कहा था भूपेंद्र जी ने, दिल्ली वालों ने, कि पर्यटन, नागेंद्र सिंह जी ने पर्यटन का, जी। तो मैं बताता हूँ, अगर ठंड के नेगेटिव इफेक्ट को छोड़ दिया जाए तो ये शीत पर्यटन उद्योग को बढ़ावा भी देती है। खासतौर से जो उत्तराखंड के जो क्षेत्र है उत्तर के, उनको तो फायदा होता है। राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ पानी की बहुत कमी रहती है, उद्योग धंधे भी बहुत नहीं है, खेती भी बहुत सीमित है क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं है, तो गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में वहां पर्यटक बहुत जाते हैं। और खासतौर से थार के रेगिस्तान में तो ये पर्यटन का जो उद्योग है राजस्थान के लिए वरदान बन जाता है। ठंड के दिनों में लोग बहुत जाते हैं, इससे जो कमाई होती है वो साल भर तक करते हैं वो। अच्छा, आपसे एक चीज और बता दूं मैं कि अगर मुझे लग रहा है कि शीत बहुत पड़ेगी, तो जमीन के अंदर बहुत गहरा पानी गया है और ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी। और अगर पाला पड़ा, तो अभी हम कह रहे थे कि जो दिवाली के टाइम पे बोनी हुई थी उसको फायदा हुआ पानी में, अगर पाला पड़ा तो उन फसलों के जो फूल है वो फूल मारा जाएगा और उत्पादन में बहुत ज्यादा गिरावट आएगी। जहां तक गरीब लोगों का, इसका गरीब लोगों पर भी असर पड़ता है ठंड का। लेकिन मैं यहाँ एक बात बताऊं कि पुराने जमाने में जितना कहर बरपाती थी ठंड, उस समय तो लोग रात रात भर, गरीबों के पास ठंड के कपड़े नहीं होते थे, तो रात भर अलाव तापते हुए मैंने देखा तो मेरी आंखों से। लेकिन अब क्या है कि ये जो नए तरीके से कंबल बन रहे हैं ना, और गांव-गांव में लोग ये मोटरसाइकिलों बेचने आते हैं, 500-700 रुपए में मिल जाते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि गरीबों को शीत ठंड से राहत मिल गई है। बिल्कुल। अच्छा, अधिक बर्फ, एक चीज और बताऊं मैं, अधिक बर्फबारी जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है राघवेंद्र जी, तो रोडों में फिसलन बहुत हो जाती है। अभी की घटना है, एक वाहन बर्फ के फिसल के और खड्डे में गिर गया था, उसमें कुछ मौतें भी हुई थी। तो ये सावधानियां बरतने की जरूरत है। पर्यटन अच्छी चीज है, पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। कई देशों की तो पूरी, जैसे मालदीव जैसे देश है, उनकी तो पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर डिपेंड करती है। स्विट्जरलैंड जैसे देश है, लेकिन इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है और खासतौर से प्रशासन की एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल। योगीराज जी, दरअसल हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर चंबल में बहुत तीखी, माने कड़ाके की सर्दी पड़ती है। उज्जैन की हम बात करें, वो का मामला है, भोपाल के पास रायसेन, विदिशा, उज्जैन तक जो स्थिति, वहाँ तापमान बहुत तेजी से घटता है और वो बहुत वैसी चुभने वाली सर्दी पड़ती है। लेकिन आपको बता दें कि रीवा में भी इस बार सर्दी का कहर जो है वो बढ़ने वाला है। नौगांव, हम बुंदेलखंड की बात करें, खजुराहो की बात करें, टीकमगढ़, सतना, यहाँ भी जो है सर्दी की स्थिति जो है वो बिगड़ेगी, क्योंकि मौसम बहुत तेजी से बदलेगा और तापमान नीचे की तरफ जाएगा। तो जो एहतियात बरतने की बात है वो अपनी जगह है, लेकिन सरकार की भी माथे पर जरूर बल पड़ेंगे कि अगर ये सर्दी का मामला अगर बढ़ेगा और पाले की स्थिति बनती है या ज़्यादा बारिश होती है या ओले पड़ते हैं, तो सरकार पर भी आर्थिक बोझ बढ़ेगा, क्योंकि कृषि जो क्षेत्र है वहाँ फिर किसानों को राहत देने की बात भी होगी। अभी तो हम यही कामना कर सकते हैं कि सर्दी जो पड़ती है वो पड़ती रहे, पाला ना पड़े, ओले ना गिरे, ताकि, क्योंकि सर्दी एक तरह से सेहत का मौसम भी है। इसमें आदमी जितना अच्छे से खाता, स्वस्थ रहता है, वो फिर बाकी के 8 महीने के लिए सेहतमंद रहता है। आपकी छोटी सी टिप्पणी। ये बिल्कुल सही बात है राघवन जी, लेकिन होता यही है कि जब मौसम अंगड़ाइयाँ लेता है, जब मौसम बदलता है, हम सब ये चाहते हैं कि हमारी इच्छा के मुताबिक मौसम बदले, उतनी ठंड पड़े जितनी हम सहन कर सकते हैं। मैं इसमें जरूर जोड़ूंगा एक बात कि कई बार ऐसा देखा कि बारिश नहीं हो रही है, लोग कहते हैं कि बारिश नहीं है, और पता हुआ कि गर्मी के मौसम में ही बारिश हो जाती है। और कई दफ़े जब बारिश के मौसम में बहुत बारिश होती है तो मालूम होता है लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, हाहाकार मचता है कि बारिश बहुत हो रही है, तब देखते हैं कि अचानक बारिश कम हो जाती है। तो हास प्रयास में हम इसको ले सकते हैं कि ऊपर भगवान के पास में लगता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है और वहाँ भी जैसे ही वो नीचे से आवाज़ें बहुत जाती है कि साहब सर्दी बहुत पड़ रही है, तो मौसम बदल जाता है, बारिश कम हो रही तो बारिश पड़ जाती है। तो ये स्थिति मेरे ख्याल से है। अभी लोग हल्ला मचा रहे थे कि पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं गिर रही, तो देखिए बर्फ़ गिरने लगी है। आपकी छोटी सी इसमें टिप्पणी। हाँ, नहीं, लेकिन ये है कि अब ये चूंकि प्राकृतिक व्यवस्था है जी, तो इसमें हम केवल कह ही सकते हैं कि ये ज़्यादा ना पड़े या ये कम ना हो। ठीक।
लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए हमको अपना साइकिल भी तय करना पड़ेगा, बिल्कुल, कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम इस मौसम की परिवर्तन के लिए हम कितने जिम्मेदार हैं। ठीक है। आदमी तो, मनुष्य तो अभी उसका साइकिल बिगड़ा हुआ है, इतनी सारी सेमिनार हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन अभी सिस्टम सुधर नहीं रहा है आदमी का। तो कह सकते हैं कि समय तय करेगा और उस पीड़ा के व्यक्ति भी अपना सिस्टम को ठीक करेंगे। समय की कमी है। योगीराज जी, मैं आपको भी साधुवाद देता हूँ। नागेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रमेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।